खाना है, खा लेना और ध्यान रखना अपना। मैं निकलती हूँ। अगर पापा को पता चल गया मैं यहाँ हूँ तो गुस्सा हो जाएंगे। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अभियुक्त श्रीकांत चौबे उम्र 16 साल पुत्र नीलेश चौबे, अभियुक्त मुक्ति देशमुख उम्र 16 साल पुत्र शशिकांत देशमुख को आईपीसी की धारा 393 और 307 के तहत दोषी पाती है और उम्र कैद की सजा सुनाती है। इसके साथ अभियुक्त प्रबल बोर्डे उम्र 16 साल पुत्र वामन बोर्डे, अभियुक्त रघु आप्टे उम्र 16 साल पुत्र विश्वास आप्टे को हत्या की साजिश, चोरी और सबूतों का नष्ट करने का दोषी पाती है और आईपीसी की धारा 302, 120 बी और 393 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है, हैंग टिल डेथ। थैंक यू जज साहब, हमें पता था यही होगा। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। किसी भी देश के बच्चे युवा उसका भविष्य होते हैं। उनके कंधों पर देश की प्रगति का भार होता है, लेकिन कई बार कुछ युवा पथभ्रष्ट होकर ऐसे अपराधों को अंजाम दे देते हैं कि समाज और कानून दोनों हैरान हो जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में युवाओं द्वारा किए गए अपराधों की संख्या बढ़ी है और साथ ही यह विवाद भी बना हुआ है कि जुवेनाइल की उम्र क्या होनी चाहिए, 16 साल, 17 साल, 18 साल या फिर कुछ और। हिंदुस्तान की क्राइम हिस्ट्री का ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें 16-17 साल के 4 लड़कों को फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सन 2000 से पहले तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 के तहत सिर्फ 16 साल की उम्र तक के लड़कों और 18 साल की उम्र तक की लड़कियों को ही जुवेनाइल माना जाता था। 1994 में जब इन लड़कों को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, तब इन लड़कों की उम्र 16 साल से कुछ अधिक होने की वजह से इन्हें अडल्ट माना गया और जिसकी वजह से इस केस की पूरी सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में ना होकर सेशन कोर्ट में हुई। और अजीब बात यह थी कि सजा सुनने के बाद ये बच्चे रोने और डरने की बजाय खुश हो रहे थे। आखिर कहां खो गई थी इनकी मासूमियत और कहां खो गया था इनका बचपन, जो इन्हें मौत के डर से भी आजाद कर गया था। कहीं पुलिस और न्याय प्रक्रिया में कोई चूक तो नहीं हुई थी जिसका ये बच्चे अपने ही तरीके से विरोध कर रहे थे? और अगर ये वाकई में अपराधी थे तो वो कौन सी दुखती रखती समाज की जिसने इन्हें यहां लाकर खड़ा कर दिया था? हेलो, बोरीवली पुलिस स्टेशन। क्या? ठीक है, किसी को घर के अंदर मत जाने दीजिएगा, हम लोग अभी आ रहे हैं। सर, मैंने कॉल किया था आपको। फ्लैट नंबर 101, फर्स्ट फ्लोर। सर, ये जिंदा है। खून पूरी तरह से सूख चुका है। मतलब इस वारदात को कम से कम 7-8 घंटे पहले अंजाम दिया गया होगा। इनके गले पे भी निशान है। मतलब पहले इनको स्ट्रैंगुलेट करके मारने की कोशिश हुई होगी। जब बात नहीं बनी तो हथियार से स्टैब करके मार दिया। ये देखो, इस औरत के गले पे स्ट्रैंगुलेट करने के निशान है और बॉडी पे कहीं कोई घाव नहीं है। हाँ सर। सर, हाथ, गला और कान, इसके अलावा कहीं भी कोई निशान नहीं है। सर, हो सकता है कि गले और कान की ज्वेलरी को खींच के निकाला गया। सर, ये सब देखकर तो लगता है कि मर्डर लूटपाट के इरादे से किया गया। कदम इरादा चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि इस तरह से 4 लोगों को काबू करके बांधना किसी एक के बस का नहीं। कम से कम 3-4 लोग या उससे ज्यादा लोग इस वारदात में शामिल हैं। वो कौन थे और कितने थे, ये तो हमें लड़का ही बता सकता है जिसे मरा हुआ मानकर वो लोग जिंदा छोड़ गए। सुनाओ ने सर, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर।
अजीब बात है, बॉडी पे एक भी ज्वेलरी नहीं है और यहाँ इस तरह पैसे छोड़ के गए। इस तरह की वारदात को अंजाम देके इनके घर में इन्हीं की मिठाई खा के इस तरह से सेलिब्रेट करना और फिर इस तरह से पैसे छोड़ के जाना, कदम मुझे लगता है ये जो कोई भी हैं इनसे काफी नफरत करते थे। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान भी नहीं है। मुझे लगता है ये मामला लूटपाट का नहीं बल्कि बदले की भावना से किया गया है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया गया। सारी चीजों के फोटोग्राफ्स ले लो। ओके सर। नॉर्मल है यहाँ सब कुछ। किलर्स इस घर को और इस घर के रहने वालों को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि पैसा और ज्वेलरी इसी कमरे में मिलेगा और शायद इसीलिए उन्होंने दूसरे किसी कमरे को छेड़ा तक नहीं। अच्छी तरह से देखो मर्डर वेपन मिलता है क्या। ओके सर। इस घर में वारदात हुई सबसे पहले आपने देखा था? साहब हमने देखा था। साहब हम रोज की तरह दूध देने ऊपर गए तो हमने मैम साहब को आवाजें दी। मैम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया तो हमने सोचा घंटी बजा देते हैं। तो हम दरवाजे पे गए तो दरवाजा खुला हुआ था हुजूर। हमने अंदर धकेल का दरवाजा देखा तो अरे मैम साहब दूध नहीं लेना है काज। सर मैं उनके ऊपर वाले फ्लैट में ही रहता हूँ सर। आपके नीचे वाले घर में 3 लोगों को इतना टॉर्चर किया गया, उनका मर्डर हो गया, आपने कोई आवाज कोई शोर सुना? नहीं सर, कोई शोर सुनाई नहीं दिया, कुछ पता ही नहीं चला। इतना बड़ा कांड इतना चुप से कैसा हो गया ये तो प्रबल ही बता सकता है। भगवान का शुक्र है कि प्रबल बच गया। सर पूरे घर को अच्छे से छान मारा लेकिन कहीं कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। अगर इस क्राइम से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है या कुछ याद आता है सबसे पहले हमें बताइए। जी सर, जी सर। देख बेटा, तेरी हालत हम समझ सकते हैं लेकिन अपने घर वालों को न्याय दिलाना चाहता है कि नहीं? चल फिर बता, ये कब हुआ और कैसे हुआ? सर कल रात को मैं अपना रूम बंद करके पढ़ाई कर रहा था। कितने बजे? 8 बजे के आसपास। सर ये साल 10th का बोर्ड है मेरा, तो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था मैं। तभी पहले डोरबेल बजे, फिर आई की चिल्लाने की आवाज़ आई। उन लोगों ने आई की गर्दन पर हथियार रखे हुए थे। उनके बाद कई हथियार थे जैसे तलवार, चाकू सब, और दूसरे आदमी ने आई का मुंह बंद कर रखा था। कितने लोग थे? 3 आदमी थे। फिर क्या हुआ? मुझे देखते ही एक आदमी मेरे पास आया और उसने मेरा मुंह दबा दिया। उसके बाद आई से पूछा कि कैश और ज्वेलरी कहाँ है, और फिर डोरबेल बजी। डोरबेल बजने की आवाज़ कितने बजे हुई? कोई 1.5 घंटे बाद, मतलब 9:30 बजे के आसपास। उसके बाद क्या हुआ? सुदीप बाबू आए और उन्हें भी, फिर उनमें से एक आदमी बोला कि भूख लगी है। फिर वो लोग किचन की तरफ चले गए। फिर डोरबेल बजी तो वो लोग हॉल में आए और बाबा अंदर आए। फिर उन्हें भी हमारे साथ बांध दिया और फिर सबको मार डाला। तो तुम कैसे बच गए? वो लोग मुझे भी मारने ही जा रहे थे, तभी नीचे से 3-4 गाड़ियों की आवाज आई और वो लोग फिर भागने लगे। और एक आदमी ने भागते भागते मेरे सर पे बहुत तेज से डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। तुमने उन 3 लोगों की शक्लें देखी थी ना? पहचानते हो कौन थे वो लोग? पहले कभी देखा था उनको? नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा। शक्लें तो याद होंगी ना? कमले सर स्केच आर्टिस्ट को बुलवा के इससे डिस्क्रिप्शन लेके स्केच बनाओ। सर स्केच तो मैं भी बना सकता हूँ। अजीब बात है, कातिलों ने घर के 3 लोगों को मार दिया और इसे जिंदा छोड़ दिया, वो भी तब जब वो जानते थे कि इसने तीनों की शक्लें देखी हैं। और इतने शातिर लोग
बस इस बात से डर के भाग गए कि उन्हें रोड पर कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। सर अगर वो वाकई गाड़ियों की आवाज़ सुनकर भागे होंगे तो सर गाड़ियों की आवाज़ तो उससे पहले ज़्यादा आ रही होगी। अगर उनका मकसद सिर्फ लूटपाट करना था तो प्रबल और उसकी माँ को मारकर वो लोग 9 साढ़े 9 तक भाग सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि घर में कहाँ क्या रखा है। अगर लूटपाट के साथ साथ मर्डर भी उनका मकसद था तो तब भी उनके पास काफ़ी टाइम था। प्रबल के बाप के 12 बजे आने के बाद उसे मारकर 12:30 तक वो लोग भाग सकते थे। फिर ऐसी सूरत में 2:30 बजे तक वहीं रुके रहने का क्या मतलब हो सकता है? सर मुझे लगता है कि प्रबल हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। कदम, जरा आस पड़ोस में पता करो ये प्रबल लड़का कैसा है, और इस रस्सी के बारे में भी पता करो, कहाँ से और किसने खरीदी। रस्सी नई सी लग रही है, हो सकता है कि इन्हीं दिनों में खरीदी गई हो। ओके सर। ड्राइंग और याददाश्त दोनों काफी अच्छी हैं तुम्हारी। काफी डिटेल में तीनों के चेहरे बनाए तुमने। ठीक है, फिलहाल घर जा सकते हो। जी सर। कदम, सर। जरा पता लगाओ ये 3 लोग हैं कौन, और इस प्रबल पे भी नजर रखो। ओके सर। ये लो, खाना है, खा लेना और ध्यान रखना अपना। मैं निकलती हूँ। अगर पापा को पता चल गया मैं यहाँ हूँ तो गुस्सा हो जाएंगे। इन दोनों को तो नहीं जानता, पर इसकी शक्ल से मिलता जुलता एक भिखारी उधर उस रोड पे भीख मांगता रहता है। हाथ से अपंग है, दिन रात उधर ही पड़ा रहता है। भाई साहब रमेश, इन रस्सियों को जानते हैं? हाँ सर, ये मेरी दुकान की रस्सी है। अच्छा, इन तीनों को जानते हैं? इन तीनों में से किसी ने खरीदी थी ये रस्सी? नहीं सर, मैं इनको नहीं पहचानता, और इनमें से किसी ने रस्सी नहीं खरीदी है। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, ये 3-4 दिन पुरानी बात है। आखिर इतनी सारी रस्सियाँ कौन खरीद सकता है आपके यहाँ से? हाँ सर, 2-4 दिन पहले एक लड़का आया था, उसी ने रस्सियाँ खरीदी थी। बोला था स्कूल वालों ने मंगाया है। पता नहीं सर स्कूल वाले भी क्या करते हैं। क्या यही था वो? नहीं सर, ये नहीं था। सर 2:30 बजे तो इंसान सो ही जाता है ना। हाँ, कोई शोरगुल हो जाए तो आँख खुल जाती है, मगर मैंने कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनी सर। प्रबल कैसा लड़का है? बहुत अच्छा सर, एकदम सीधा साधा। आज की जनरेशन में ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। गली में भी उसके 1-2 ही दोस्त है सर, रघु, मुक्ति, श्रीकांत वगैरह। वो भी उसके स्कूल में ही पढ़ते हैं, उन्हीं के साथ घूमता है, नहीं तो पढ़ते रहता है। सर उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। प्रबल की फैमिली का माहौल कैसा था? मतलब किसी के आपस में या किसी बाहर वाले से कोई दुश्मनी वगैरह? सर वो प्रबल वामन की दूसरी बीवी का बेटा है। बीवी क्या बोलेंगे, उसने कभी वामन से शादी तो की नहीं। पहले वामन इधर ही रहता था, वैजंती भाभी और सुदीप के साथ। फिर इन लोग को छोड़ के वो औरत के पास चला गया था दादर, वहाँ वो प्रबल हुआ। प्रबल जब 8 साल का था सर, तब वो औरत को छोड़ के और प्रबल को लेके वापस से वैजंती भाभी के पास आया। आपको ये सब कैसे पता? सर वामन ने बताया। तो वामन ने कभी ये बताया कि प्रबल की माँ दादर में कहाँ रहती है? नहीं सर, वो तो वामन को भी नहीं पता था सर। एक बार उसने मुझे बताया था कि वो औरत कैरेक्टर की सही नहीं थी, तो अभी तो शायद उसने भी किसी से शादी करके घर बसा लिया होगा। पर सर एक बात है,
वामन और वैजयंती भाभी प्रबल को प्यार बहुत करते थे, दोनों उसकी चिंता बहुत करते थे। सर, प्रबल के एरिया में वारदात के ठीक एक दिन पहले किसी लड़के ने उस रस्सी को खरीदा। सर, मुझे लग रहा है कि ये प्रबल हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और सर, उसने जो ये स्केच बनवाए सब के सब झूठे हैं, क्योंकि सर इनमें से ये एक स्केच उसके एरिया के आसपास एक भिखारी से मैच करता है। और बाकी के 2 स्केच हैं, इनका हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। मैंने पड़ोसी, आसपास के लोगों, इन सभी से पूछताछ की, लेकिन किसी ने इन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया। इसका मतलब है कि प्रबल ने ये चेहरे अपनी इमेजिनेशन से रैंडमली बनाए। वैसे ये भी पता चला है कि प्रबल वैजयंती का सौतेला बेटा है। वामन ने प्रबल की माँ से कभी शादी की ही नहीं, वो उसकी नाजायज औलाद है। सर ये सुदीप, वैजयंती और वामन, इन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तीनों की मौत रात को 11 से 1 के बीच हुई है। सुदीप और वैमन का गला घोटने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी मौत 3 अलग अलग किस्म के धारदार हथियार से हुई है, जो कि चाकू, तलवार और कोयता हो सकते हैं। तीनों के साथ हाथापाई हुई है और वैजयंती की मौत सिर्फ गला घोटने की वजह से हुई। सर, प्रबल बोर्डे की कॉलोनी के पास एक प्लॉट में इसमें हथियार मिले। काफ़ी दिमाग लगाया है, हथियारों को सरसों के तेल से साफ किया है ताकि उस पर खून का कोई निशान न रहे। ये हथियार फॉरेंसिक के लिए भेज दो और ज़रा पता करो कि अगर ये हथियार, ग्लव्स, रस्सी वगैरह प्रबल ने नहीं खरीदे तो इसमें कहीं कोई उसका दोस्त तो शामिल नहीं है, क्योंकि दुकान वाले का कहना था 2-4 दिन पहले एक लड़का आया था। ठीक है सर। क्या हुआ साहब? वही तो पता लगा रहा। प्रबल तुम्हारा दोस्त है ना? हाँ सर। 22 सितंबर को रात को 8 बजे से लेकर देर रात 3 बजे तक कहाँ थे तुम? सर उस दिन तो ये रघु और श्रीकांत के साथ वीरेन के घर पढ़ाई करने गया था। वो क्या इस साल बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो बच्चे लोग सब वीरेन के घर चला। साहब आप बेकार में शक कर रहे हो, वो लोग हमेशा वीरेन के वहाँ पढ़ने जाते थे और मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो लोग उस दिन भी वहीं पढ़ने गए थे। साहब मेरा बच्चा आवारा नहीं है साहब, वो लोग दोस्त लोग हैं, ऐसा क्यों करेंगे साहब? साहब वो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं साहब। भाई साहब। जी सर। इनमें से किसने खरीदी थी आपके यहाँ से रस्सी? इसने खरीदी थी सर। सर, उस रस्सी खरीदने वाले लड़के की पहचान हो गई है। सर, प्रबल के दोस्त रघु आप्टे ने वो रस्सी खरीदी थी। गुड। कदम जल्द से जल्द पता लगाओ वो हथियार कहाँ से खरीदे गए थे। क्या इनमें से किसी ने आपके यहाँ से हथियार खरीदे थे? जी, इन दोनों ने एक तलवार और एक गुप्ती खरीदी थी, पर हम इसे हथियार के तौर पर नहीं बेचते हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। नवीन, एक तलवार देना। ये तलवार दोनों तरफ से एक जैसी मोटी है। हाँ, लेकिन उनके पास जो हथियार था वो काफी धारदार था। पता नहीं सर, पर मुझसे तो यह कहकर खरीदी थी कि हमें ड्रामे में यूज करना। कब की बात है? कौन सी तारीख को खरीदा था? सर 1 मिनट। भाई साहब। हाँ साहब। इन्हें पहचानते हैं? इनमें से किसी 2 ने आपके यहाँ पे तलवार और गुप्ती में धार लगवाई थी। साहब वो 2 नहीं 3 थे। इसको धार करके दो। इस पे धार क्यों लगानी है?
तेरे को काटने के लिए। अरे मजाक कर रहे हैं दादा, ड्रामे में तलवार लगेगी ना, और पेड़ काटने का सीन है, इससे पेड़ कटेगा नहीं तो इसीलिए धार चाहिए। ये वाला, ये यही तीनों थे साहब। निकालो बाहर इसे, चलो। श्रीकांत कहाँ है? क्या हुआ है साहब? अरे बताइए तो, हुआ क्या है? क्या कुछ हुआ है साहब? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। ये तीनों, सुदीप, वैजयंती और वमन, इनके मर्डर में इन्वॉल्व है। हम इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाने आए। फट्टू, मुझे पता है तू गद्दार निकलेगा। चंदे सर, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत सजाए मौत का हुक्म देती है, हैंग टिल डेथ। थैंक यू जज साहब, हमें पता था यही होगा। अपराध को कितने भी शातिर दिमाग से अंजाम दिया जाए, लेकिन गुनाह अपनी गवाही देने के लिए खुद उठ खड़ा होता है। फिर ये तो 16 साल के नाबालिग बच्चे थे, लेकिन इन्होंने एक ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था कि जिसे सुनकर ही रूह कांप जाए। लेकिन अपने किए पर इन्हें कोई अफसोस नहीं था। कैसे और क्यों इनकी मासूमियत इतनी विभत्स हो गई थी? ये केस पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला था, क्योंकि ये कोई सामान्य हत्या या लूटपाट का केस नहीं था। आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी था, और ये हम जानेंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।